जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। टीआरएन डिबेट में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अहम मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। और उसी सिलसिले में जो आज का हमारा डिबेट का विषय है वो है व्हाई हैव कश्मीरी पंडित्स नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। इसी सिलसिले में हमारे साथ जो पैनलिस्ट आज हैं उनसे आपकी इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ राकेश हंडू जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन और वर्किंग प्रेसिडेंट है JKNUF। और अनीता चंदपुरी जी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग LJP, वो है हमारे साथ। साथ साथ में MK योगी जी जो कि प्रेसिडेंट NC माइनॉरिटी सेल है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी पैनलिस्ट का। धन्यवाद रोहित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी जी। मेरा सवाल आप तीनों पैनलिस्ट के साथ है कि जैसा कि आप तीनों कंसर्न एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या वजह है, क्या कारण है कि कश्मीरी पंडितों की एक अपनी आवाज, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी, सॉलिड पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है? जबकि राकेश जी दावा करते हैं कि इनकी JKNUF है। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश जी से जानना चाहता हूं, JKNUF है क्या? और ऑन पेपर तो होगी लेकिन ऑन ग्राउंड कहीं नहीं है। मैं राकेश जी आपको जानना चाहूंगा कि JKNUF कहाँ है आज की डेट में? रोहित जी, आपने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा है। जो सवाल आज आप पूछ रहे हैं ये एक 2006 में आइडिया आया था, जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब 90s में माइग्रेशन हुआ उसके बाद में हमारी कोई पॉलिटिकल आवाज नहीं थी। हमारी एसोसिएशनें बहुत बन गई, हमारी एसोसिएशनों के लीडर बहुत बन गए। आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक देखो, हमारी आज भी मेरे ख्याल में 300 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस है विद प्रेसिडेंट्स एंड बाकी जो उनके ऑफिस बियरर्स है। तो 2006 में कलकत्ता में ऑल इंडिया का एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें ऑल इंडिया कश्मीरी समाज से श्री MK दूधा जी थे, जम्मू से रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर दीवानी थे, मिस्टर RK मट्टू बेंगलोर से थे। तो उन्होंने एक पहल की थी कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं अक्रॉस द ग्लोब उनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए। और वही थॉट प्रोसेस जो आज हम डिबेट कर रहे हैं ये 2006 में ऑलरेडी प्रोसेस डिस्कशन हो चुका था। उसके बाद में ये यूनानिमसली वहां पे डिस्कस हुआ कि वी शुड हैव ए पॉलिटिकल वॉइस एंड वी शुड फ्लोट ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आवर ओन। क्योंकि ऑब्जर्व ये किया जाता था कि जब कश्मीर के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे NC हो, PDP हो, खैर PDP उस टाइम पे इतनी एक्टिव नहीं थी क्योंकि मुफ्ती सईद कांग्रेस में थे, सेंटर में चले गए थे। तो उस टाइम पे यही आया कि जितनी भी यहाँ के स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कश्मीरी पंडित तभी उनको याद आता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है। वो कैंपों में आते हैं, यहाँ पे मीटिंगें करते हैं और वापस चले जाते हैं, फिर अगले इलेक्शन तक अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो ये आइडिया तब आया था और उसके बाद में इसको बनाते बनाते 2002 साल लग गए थे। और 2008 में हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 17 कैंडिडेट हमने कश्मीर से लड़वाए थे, जिसमें 15 हिंदू थे और 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे। उसके बाद में रिजल्ट हमें मालूम था और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रिसोर्सेज। आज आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हो कि टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू हैव फंड्स। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम सारे कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। तो इवन हमारी सिचुएशन उस टाइम पे ये थी कि हमारे जो कैंडिडेट थे उनकी नॉमिनेशन की 5,000 रुपए नहीं थे उनके देने के लिए। फिर हमने आपस में कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद में एक इलेक्शन वहां पे लड़ा। तो बेसिक एजेंडा वाज टू सेंड मैसेजेस अक्रॉस कि दैट वी वांट टू हैव आवर पॉलिटिकल वॉइस। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वही दोबारा सिचुएशन आई कि दीवानी साहब वाज नॉट फीलिंग वेल because he was taking care of J&K affairs. He was the working president of Jammu and Kashmir. मट्टू साहब बेंगलोर चले गए, मैं भी अपनी दाल रोटी रोजी रोटी के चक्कर में अलग अलग स्टेट्स में रहा। दैट वाज द ओनली रीजन कि ये पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद में एक्टिवेट नहीं हुई। अब मेरा दूसरा आंसर जो भी आपने सवाल पूछा कि ये अचानक से पॉलिटिकल पार्टी दोबारा क्यों एक्टिवेट हुई। 2008 के बाद में हमने दोबारा देखा, जो अभी पीछे जुलाई में मोदी जी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से बुलाई थी। तो हमने देखा सोशल मीडिया पे हर जगह पे हमारी कम्युनिटी में एक दोबारा से रोष आ गया, क्योंकि 2014 से हमारी एक आशा जगी थी जब से मोदी जी आए। जब 2014 के मैनिफेस्टो में था कि ही विल कंस्ट्रक्ट सैटेलाइट टाउन्स फॉर कश्मीरी पंडित्स, ये एक लाइन थी उस टाइम पे उनके मैनिफेस्टो में। तो हमारी आशाएं जग गई,
हम लोग बस इसी तमन्ना में थे कि एक दिन दोबारा से सवेरा आएगा, जो अंधेरा 1990 में हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमने दोबारा से आपस में मीटिंग करी दिल्ली में, कॉल करी, क्योंकि कोविड का काल चल रहा है इस टाइम पे, जूम कॉल्स करी, डिस्कशन किया, जिसमें प्यारेलाल राजदान जी हैं, भट्टू साहब हैं, और जो भी एक्टिविस्ट थे, आपस में डिस्कशन किया कि अभी दिस इज द राइट टाइम कि टू एक्टिवेट दिस पार्टी। उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया था, हमने उनसे गुजारिश की, एप्लीकेशन भेजा, और मैं 8 जुलाई को यहाँ पे आके डिलिमिटेशन कमीशन को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी। अब फाइनली मैं जम्मू शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि दिवानी साहब अब इस दुनिया में नहीं है, विद ड्यू रेस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स टू हिम। तो उनका कारोबार अब मैंने संभाला है, तो वी आर नाउ एक्टिव ऑन द ग्राउंड, और हम ग्राउंड पे इस चीज को वापस से रियलाइज कर रहे हैं, पार्टी को दोबारा से हम शेप अप कर रहे हैं। राकेश जी, मेरा मेरा यहाँ योगी जी से सवाल होगा। योगी जी, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्टीज भी हैं, जैसे कि हम एलजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, और जो जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे मेन स्ट्रीम पार्टी जिन्हें बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या आपको लगता है जेएनयूएफ कहीं स्टैंड करता है आज की डेट में? योगी जी। देखो, सबसे पहले तो मैं टीआरएन का धन्यवाद करता हूं कि हर मुद्दे पे, हर इशू के ऊपर आप हमेशा आम पब्लिक, आम जो हमारी कम्युनिटी, चाहे वो कहीं भी रहती हो, तो उनका इंतजार होता है कि कम से कम शाम को कोई ना कोई चीज रोहित जी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं राजेश भंडू साहब का भी, और बहन हमारी अनीता चंदपुन्नी जी का भी हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि वैसे तो जैसे हंडू साहब ने ये बात कही, मैं कुछ बातों से इनके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद जेके, जो इन्होंने देवानी साहब की जो बात, जो देवानी साहब ने जो ये पार्टी बनाई थी, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा था, और इसमें हमारे विजय चिकन जी, और विजय चिकन जी के साथ राजू सहगल साहब हो, और इसके जो कोर कमेटी जो थी जिसमें 11 मेंबर थे, हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन मेरे करीबी संबंध स्वर्गीय देवानी के साथ, AK देवानी साहब के साथ, हमेशा उनके घर में जाके बैठ के, जैसे फंडू साहब ने कहा, इन्होंने ठीक कहा कि एक समय, एक टाइम आया था कि जो इसके ऊपर काफी दिल्ली में भी या कलकत्ता में भी मंथन हुआ, डिबेट हुए, और मुझे याद है कि जब इसका आगाज जब हमने शुरू किया, इसका एक मेन ऑफिस जो है वो अम्फला में हमने रखा था, वो अम्फला में था, और एक पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन लेके हम आप होल कम्युनिटी में एज कश्मीरी पंडित कि ये एक ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि ताकि कश्मीर में जहां हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां माइग्रेंट या जितने भी हमारे जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग जो है, अब इसमें इसके साथ में एक चीज और दोहराऊंगा कि इसमें हमारे खत्री भाई भी थे, इसमें हमारे साथ सरदार भाई भी जुड़े हुए थे। तो एक ऐसा प्रोसेस जब शुरू हुआ, और मुझे याद है एक मॉडल स्कूल जो हमारा केसी थिएटर के बैक साइड में हमने एक इसका जो एक अब सिंबल तो होना चाहिए था, उसके लिए एक झंडा भी जरूर चाहिए था, और उस झंडे के साथ साथ उन्होंने उस झंडे के बीच में एक चिनार, और चिनार के बीच में एक कश्मीर का एक वो मैप बना के इस चीज को हमने पेश किया था। और मैं स्वर्गीय देवानी साहब का, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चीज यहाँ छोड़ी, और छोड़ के वो जहाँ बेचारे वो स्वर्ग प्राप्त, उनकी भगवान करे कि वो उनकी जो स्वर्ग प्राप्ति हो,
लेकिन आज की दौरान जैसे राकेश हंडू साहब ने कहा कि मैं उनका अध्यक्ष हूं, बट ऐसा नहीं है अब, क्योंकि पता नहीं ये मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरी विजय चिकन जी जो है वो आज की डेट में है, वो कलकत्ता में है। हालांकि देखा जाए कि इसके साथ साथ योगी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए। आप जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट की इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बुलाए गए इस डिबेट में कि विजय चिकन क्या है, साइकिल क्या है, हंडू जी क्या है, दीवानी साहब क्या बड़े दोस्त थे। आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि आपकी पार्टी ने 32 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, जरा उसके बारे में आप रोशनी डालिए। हंडू साहब, आप तो मुझे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हैं। मुझे नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं उसके लिए मेरा सवाल राकेश जी, अभी मेरा ये सवाल था। बात कीजिए जरा। राकेश जी, रोहित का सवाल पहले सुनिए। मेरा सवाल एक्चुअली यही था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जेकेएनयूएफ का अभी क्या स्टैंड है, और क्योंकि मैंने रोहित जी मैंने उसका जवाब दिया है, लेकिन योगी जी ज्यादा जेकेएनयू की बात कर रहे हैं, ये एमसी से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है आप एक एक करके इन्होंने उसके दीवानी साहब के साथ झंडा भी सिलेक्ट किया, उसका डंडा भी सिलेक्ट किया। ऑफिस कहाँ पे था वो दीवानी साहब, मैं उसका पार्ट हूँ। इन्होंने कश्मीरी पंडित इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। देख लीजिए, आप उसके रेजोल्यूशन देख लीजिए राकेश हंडू जी, मेरे साइन वहां मिलेंगे, और उस कोर ग्रुप का मेंबर मैं भी रहा हूं। आपको कोई जानकारी नहीं है। आप उस वक्त 2008 में आप आ जाइए, आप इस पार्टी को लीड कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। मेरे बड़े भाई साहब हंडू साहब, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मुझे सवाल किया गया उसका मैं ये जवाब देता हूं। और मुझे ये भी पता है, जब 2008 में हमारे ही जो जेके नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर जो आपने इलेक्शन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट जो लड़ा था, वो आनन फानन में आप कहां से आए थे ये भी हमें पता है। आप भाई साहब, मैं उस टाइम पे आनंद फानवन में आसमान से नहीं आया हूँ योगी जी, मैं आया था, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर पाए थे समाज के लिए। देखिए आप हमारा डिबेट का मकसद है कि कुछ निचोड़ निकालना। जी ऐसे हमारी बात रोहित जी मैं जो रेस्पेक्ट योगी जी, मैं निवेदन इनसे यही कर रहा हूं कि अगर इनसे पॉलिटिकल पार्टी या हम लोग यहाँ पे डिस्कशन वही कर रहे हैं कि हम क्यों फेल हो गए, उसमें मैं भी हूं, उसमें योगी जी भी हैं, उसमें सारे लोग हैं, वो आर पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। यहाँ पे हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि व्हाट वाज द फेलियर्स। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आज भी विनती करता हूँ। अब ये विजय चिकन जी की बातें कर रहे हैं, साइकिल विजय चिकन जी क्या थे मुझे मालूम है, साइकिल को उस टाइम पे हमने नॉमिनेशन के 500 रुपए दिए थे मुझे मालूम है। दीवानी साहब ने अपने नॉमिनेशन भरना था। ये कोशिश को कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई सामने लाइए। उनके डॉक्यूमेंट कहाँ है, उनके कागज कहाँ है, उनके रेजोल्यूशन कहाँ है? आप मुझे एक भी डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे, मैं भी हैंड्स अप कर लेता हूँ। सच्चाई तो बोलिए, आप पब्लिक में आप बैठे हो, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक करके बोलिए, प्लीज प्लीज। अच्छा, मेरा अगला सवाल अनिता जी आपसे है। अनिता जी, आपकी एक नेशनल पार्टी है, और जैसा कि कल संजय सराफ जी ने बोला, वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं इस चीज को लेके। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि अभी भी आपकी पार्टी में भी लोगों के बीच में, कश्मीरी पंडितों के बीच में, वो जो एक यूनिटी का मैसेज जाना चाहिए, वो क्यों नहीं है? क्यों अभी आज की डिबेट में भी आप देखिए एक बात में सहमति नहीं है? तो क्या इन हालातों में कोई भी लीडर इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है? आप बताइए। देखिए, जब संजय सराफ जी ने कोशिश की, तब आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी ने उनका कितना साथ दिया, ठीक है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन संजय सराफ जी या एलजेपी हमेशा ग्राउंड जीरो पे कश्मीरी कम्युनिटी के, हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती आ रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। खास तौर पे कश्मीर में हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं
ये कह रही हूँ, अगर हमारा आज कश्मीरी कम्युनिटी का, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई एक लीडर नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। हमारी आज की डेट में 50-100 ऑर्गेनाइजेशनें बनी हुई है, कोई एक मुद्दा लेके बैठा है, कोई एक मुद्दा लेके। आज जो हमारे साथ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कमियां हैं उसको हमने देखना है। अभी योगी जी बोल रहे थे कि हमारी बात कर रहे थे, ठीक है वो करें, लेकिन हम इनसे पूछते हैं, अगर आप पिछली बार की सरकार में थे, बीजेपी के साथ भी गठबंधन में थे, जब तब आपने कश्मीरी कम्युनिटी के लिए कितनी आवाज उठाई? मेन जो हमारा आज ये हाल है, ये एनसी की वजह से है ना। अनीता जी, आज जो 4,500 लोग कश्मीर में जो जॉब कर रहे हैं, पहले इतिहास पढ़ लीजिए, जो ट्रेजिक बने हैं वो उसका पता कीजिए, वो कौन से दौरान कौन सी सरकार ने बनाए। और पहला अगर हमारे सीएम जो है, योगी जी से सबसे पहले कश्मीर के हाथ में संभाला। आज कहीं स्पेस नहीं है, आपकी कहीं जगह नहीं है, ग्राउंड पर आप नजर नहीं आते हो। आपने एनजीओ बना के, एनजीओ जब आपके पास एनजीओ बना के, लोग जनशक्ति पार्टी का कहीं नाम नहीं, ना जम्मू में ना कश्मीर में। आप फोटो शूट करके कश्मीरी कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं करते हो। जो हमारी पार्टी ने, अगर मैं गिनवाऊं तो आपके पास आप उसका जवाब नहीं दे पाओगी। एनसी हमारे कश्मीरी कम्युनिटी का जो आज हाल है, एनसी की वजह से है। बिल्कुल, मैं अनीता जी से एग्री कर रहा हूँ। जिस टाइम पे 90 में हमारा एक्सोडस हुआ था, उस टाइम इनके जो नेशनल लीडर हैं, प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो उस टाइम पे लंदन से गॉब खेलते खेलते बयान दे रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से जन्म नहीं निकाला। ये उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, ये वही पार्टी है जिसने 1987 में मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करूंगा, करते आऊंगा। और आज भी उसी पार्टी में हूँ। ये मन गलत बातें मत बताइए। देखिए, मुझे लगता है बात अनिता जी, एक मिनट, राकेश जी, अनिता जी प्लीज, योगी जी देखिए, आप तथ्य को नहीं छुपा सकते हो, ये गवर्नमेंट का काम है। ये योगी जी मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ कि किसी मुद्दे पे आए, कोई बात हो, कोई। अनिता जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आप लोग रुक जाइए। मेरा जो मुद्दा था, आप योगी जी को, आप लोग योगी जी से पूछते हो क्या यार, क्या योगी जी, योगी जी, मैं जानता हूँ कि ऑन ग्राउंड आप सब लोग काम कर रहे हैं। योगी जी, हम लोग जानते हैं। एक मिनट, आप बात सुनिए अनिता जी। उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए गट्स चाहिए। आप बात सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सिपाही है, जो आपको कश्मीर में भी मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, बेंगलोर में भी मिलेगा, थ्रूआउट वर्ल्ड में। हमारी पार्टी को आपकी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपने एनजीओ को चलाइए। आप मुझे एक सवाल पूछने का मौका, मैं लास्ट टाइम की पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट देखिए। अनिता जी एक मिनट अनिता जी, 7% वोटिंग हुई है सिर्फ मैंने पीटी से जाकर अनिता जी रुक जाइए। राकेश जी एक मिनट होल्ड कीजिए। राकेश जी होल्ड कीजिए। अनिता जी होल्ड कीजिए। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है। राकेश जी एक मिनट, मेरा सवाल आपसे है, छोड़ दीजिए नेशनल पार्टी और जम्मू कश्मीर की एनसी को भी छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि फंड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इलेक्शन को लड़ने के लिए। आपकी पार्टी जो है, हो सकता है कुछ समय बाद इलेक्शंस हो, आपका सबसे मेन मुद्दा रहेगा फंड्स के बगैर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? आपने खुद अभी बोला कि इलेक्शन के लिए फंड्स होने चाहिए, इसलिए हम पीछे रह गए। आप कब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इलेक्शन का? कम्युनिटी जानना चाहेगी, अगर पूरी कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट करेगी इलेक्शन को लेके, लेकिन आपके पास तो फंड्स ही नहीं है, आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? उसके लिए क्या रास्ते आपने निकाले? रास्ते क्या निकाले आपने? रोहित जी, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। जी। जब हमने 17 कैंडिडेट वहां पे खड़े किए थे, पर कैंडिडेट 5,000 रुपए नॉमिनेशन फीस होती है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। हमारे 17 कैंडिडेट में 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास में, विचारों के पास में, यहाँ से जिनका ये नाम ले रहे हैं, विजय साइगल साहब,
जो जगती में रहते हैं, वो बेचारा एक पार्किंग चलाता है, उसको दीवानी साहब ने, मट्टू साहब ने, मैंने आने जाने के लिए, झंडा बनाने के लिए हमने अपने 15 कैंडिडेटों को अपनी जेबों से पैसे दिए। मंटू साहब आप दूसरी नहीं बात, थे। अब आप ये सवाल पूछ रहे हो, जब 8 जुलाई को मैं दिल्ली से, जब मेरे को डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पे बुलाया था, क्या मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैसे दिए थे यहाँ बाई ईयर आने के लिए? क्या मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैसे दिए थे वहां वापस जो दिल्ली जाने के लिए? भैया, जिसके अंदर समाज के लिए जज्बा, वो पैसा नहीं देखता है। आप भैया एक कागज दिखाइए, आप एक कागज दिखाइए अपना, क्या आप जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हैं, क्या आप उसके प्रेसिडेंट हैं? मैं अभी हैंड अप कर लेता हूँ, आप एक भी डॉक्यूमेंट दिखाइए, अब मैं सच्चाई मानूं। उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, कि ये आके अपनी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। मैं इनको कल सुबह इनके पास जाऊंगा, ये मुझे कल इनवाइट करे, मैं इनको एज ए प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट नॉमिनेट करूंगा और सारी अपनी पार्टी के जितने भी हमारे ऑफिस बियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको नॉमिनेट किया जाए। क्या योगी जी उसके लिए तैयार हैं? देखो होंडू साहब, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आर के मट्टू साहब को अब उस दौरान अगर मैं अब कुछ पते खोलूं कि हमारे पास पैसा कितना आया और एक दीवानी के साथ विश्वासघात किन कश्मीरी पंडितों ने किया, अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे पास, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए, जिसने देश को 32 साल लूटा, आप उसके बारे में बताइए। विद प्रूफ मट्टू साहब को आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप अभी देखना चाहते हैं, मैं विद डॉक्यूमेंट लेके अभी आपको बताता, दिखाता सच्चाई क्या है। आर के मट्टू साहब ने बेंगलोर में जाके हमने क्या किया, जो फंड आया, जो पैसा आया, आज आपने उसका कोई हिसाब नहीं है। आपने क्या किया, उसके ऊपर रोशनी डाली है योगी जी। मट्टू साहब क्या करते हैं? मट्टू साहब कोविड पीरियड में क्या किया उन्होंने, उसको आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए योगी जी। आप अपनी योगी जी के बारे, आप योगी जी बताइए। पैंडेमिक के दौरान मोटू साहब की कोई टीम यहाँ काम नहीं करती थी, वो योगी जी की टीम करती थी। योगी जी का बेटा ऑन ग्राउंड आपको मिला होगा, ये आप इतिहास, आप 2 साल पहले कहीं भी जाइए, योगी जी हर जगह मिला होगा आपको। आप मोटू साहब को बात करते हैं, मोटू साहब को अंडर ग्राउंड हो गए हैं, उनका तो कोई नामो निशान, उनका तो पता ही नहीं है। आके कल ज्वाइन कर ले, आके कल लीड कर ले, मैं उसको फॉलो करूंगा योगी जी। ये इस डिबेट में मेरा आपसे वादा है। राजेश जी आप एक समाज सेवी हूँ, मैं 1990 से फाइटर रहा हूँ। मैंने गीता भवन में समाज की सेवा की है, मैंने अपनी जान परवाह किए बगैर 1990 में बंदूक उठाई है, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शान काम किया है। मुझे योगी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखो, मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला कौन हूं? मैं यहाँ किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूं, मगर होंडू साहब मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं, आप मेरे से बुजुर्ग, आप आदेश कीजिए, आप विनती मत कीजिए। आप मेरे को ये बताइए, अभी इतने साल दीवानी साहब के मरने के बाद आज की डेट में आज तक आप कहाँ थे? और आप योगी जी, मैं नौकरी कर रहा था, बाल बच्चों को पाल रहा था, क्योंकि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह। अभी आपको कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जेके नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, अभी तैयार हो गया है, इसका जवाब आपको कुछ दिनों में मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके सेक्रेटरी कौन है, इसके कोर ग्रुप के मेंबर कौन होंगे? मुझे योगी जी इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके सेक्रेटरी कौन है, मैं तो मैं इसका जवाब कुछ नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट होगी। निवेदन करता हूँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे? ये तो कम्युनिटी की पार्टी है, मेरे घर की नहीं है, मेरे दादा की नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरे कोई दादाजी सरकारी मुलाजिम थे, मेरे पापा जी सरकारी मुलाजिम थे। मैं यहाँ पे इंटरव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक सवाल में जवाब कुछ और मिल रहा है। मेरा सवाल यहाँ पे राकेश जी से था कि इनकी प्लानिंग क्या है, कैसे ये फंड जनरेट कर रहे हैं, बट ये उस पर प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, अभी जनरल एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए रोहित जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। फंड जनरेट करना, ये अभी जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर में, फंड जनरेट करना
ये समाज को सोचना है, क्योंकि ये मेरी पार्टी नहीं है, ये नेशनल जी, मेरा सवाल ये था कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे? पार्टी को कैसे लेके आगना जाना है। सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये था कि पॉलिटिकल प्रोसेस आप कब स्टार्ट करेंगे? सारी पार्टी अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। JKNUF कब स्टार्ट करेगी और कब लोगों तक पहुंचेगी? अभी तो मुझे नहीं लगता कि जगती में किसी को या जम्मू में किसी को भी पता होगा JKNUF कोई पार्टी है। मेरा ये सवाल है। मेरा आपसे निवेदन ये है, रोहित जी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। आप जल्द से जल्द अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। जैसे लास्ट आप इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम पे भी किसी को पता नहीं था। ऐसा ना हो फिर से किसी को पता ना हो, क्योंकि आप कम्युनिटी पर्पस के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं है आपकी पार्टी के बारे में। रोहित जी, ऐसा नहीं था कि 2008 में लोगों को नहीं पता था। तब भी हम लोग डोर टू डोर गए। तब भी जैसे आज योगी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है, उसमें साइन भी किया है। ये बोल रहे हैं कि केसी थिएटर के पीछे कोई बिल्डिंग थी, वहां पे कोई झंडा लगा था, इन्होंने वहां का चुनाव चिन्ह भी जो है हमारा जो बोल रहे हैं कि वहां पे फूल लग गया था। तो इसका मतलब योगी जी या जितने भी लोग हैं उनको मालूम है इस पार्टी के बारे में। इस पार्टी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये खुद योगी जी ने अपने मुंह से बोला है। मेरा कहना यह है कि पॉलिटिकल प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। आपने देखा होगा कि जब जुलाई में यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन आया था, उस टाइम पे जरूरत पड़ी थी। मैं दिल्ली से, तब मैं जम्मू शिफ्ट नहीं हुआ था, आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली। मैं दिल्ली से स्पेशली यहाँ पे आया था कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने, पार्टी को रिप्रेजेंट करने। आज ये पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है, उसके लिए हमको नगाड़े बजाने की और ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज, क्योंकि इसमें कुछ साइनिंग अथॉरिटीज हैं, सिग्नेटरीज हैं, मेंबर है। मैंने पीछे शायद आपके साथ भी शेयर किया हो पर्सनल लेवल पे, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके इसके कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी निकाली है, क्योंकि ये पार्टी 2008 से एक्टिव नहीं रही है। इस पे 13 साल का गैप हुआ है। इसमें काफी कुछ चेंजेस करनी है, जिसके बारे में चिकन साहब से भी मेरी रेगुलरली हर दूसरे दिन में बात होती है, जिनका बार बार योगी जी नाम ले रहे हैं, विजय चिकन जी। वो पहले इसके मेंबर रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं। मैं आज उनको इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। आप ये वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये विजय चिकन जी से पूछ लीजिए, साइकिल से पूछ लिए। हो सकता है हमारी दिन में नहीं तो हफ्ते में एक बार बात जरूर होती है इस टॉपिक को लेके कि इस पार्टी को वापस शेपअप कैसे करना है। अब योगी जी यहाँ पे अपनी भलाई करने के बजाय दूसरों की बुराई करके, दूसरों की कमियां गिना के विजय चिकन जी और साइकिल जी को ला रहे हैं। तो ये उन्हीं विजय चिकन जी और साइकिल जी को पूछ लीजिए कि मेरी उनसे हफ्ते में कितनी बार बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है, इसको होमवर्क करना है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 13 साल का गैप बहुत हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं खुद जब मैं दिल्ली में था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गया, वहां कोविड पीरियड में मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने जैसे तैसे करके वहां से अपना सारा डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं। उसमें मेंबरशिप ड्राइव शुरू करना है, उसमें कुछ, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ के दीवानी साहब थे, कुछ अथॉराइज सिग्नेटरीज वहां पे चेंज होने हैं। वहां पे आज की डेट में मैंने जो वहां पे रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, जिसकी कॉपी अभी भी मेरी पोजीशन में है, आज की डेट में सिर्फ मिस्टर प्यारेलाल राजदान एंड R.K. Mottu आर द अथॉराइज सिग्नेटरीज ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी एंड दे हैव अथॉराइज्ड मी। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है जिसके ब्याह पे मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा है, जिसके ब्याह पे डिलिमिटेशन कमीशन को मट्टू साहब ने लेटर लिखा है। बीइंग चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन of this political party, Mr. Mattu still exists as a chairman of this party. राजेंद्र राजदार साहब आज भी वहां पे सिग्नेटरी एग्जिस्ट कर रहे हैं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ इंडिया, क्योंकि दीवानंद साहब नहीं है, वो पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे। उन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्री, उनकी कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गई है। दे हैव गिवन मी अथॉरिटी टू बी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, टू बी वर्किंग प्रेसिडेंट इन प्लेस ऑफ मिस्टर दीवानी। दे आर अथॉराइज्ड टू डू इट, जिसके लिए बार बार योगी राकेश जी एक सवाल जो मैं योगी जी से बहुत जल्दी मिलूंगा, इनको सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा ताकि ये भी थोड़ा अपडेटेड रहे। योगी जी बोलिए। होंडू साहब, मैं आपकी नॉलेज में, आपकी नोटिस में ये चीज लाना चाहता हूँ, इसका एक एफिडेविट भी है, और उस एफिडेविट में उन मीटिंगों में ये कहा गया, ये लिखा गया है दीवानी साहब के हाथ का ही होगा, और जिस पर कहीं हमारे योगी जी वो मैं आपसे मिलूंगा। मैंने आपको दोबारा रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़ के मैं आपसे गाइडेंस लूंगा, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, हमें ज्ञान इतना नहीं है। आप पॉलिटिक्स में रहे हो, आप एमसी के बहुत बड़े नेता हो, आपसे गाइडेंस लूंगा। दीवानी साहब ने क्या लिखा है, मट्टू साहब ने क्या लिखा है, राजदार साहब ने क्या लिखा है, जरूर आपसे गाइडेंस लूंगा।
राकेश जी, मेरा अगला सवाल। आप एक मिनट आप मोटू साहब को भी बताइए कि योगी जी को इसके बारे में कोई पता है? इसका एक एफिडेविट है, यहाँ का जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनेगा वो जम्मू कश्मीर से ही होगा, ना कि बेंगलोर मैं भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, मेरा वोटर कार्ड जम्मू का है योगी जी। ये उसमें मैं कोई लंदन से नहीं आया हूँ, मैं कोई अफगानिस्तान से नहीं आया, मैं तो पाकिस्तान से नहीं आया। वो बात मेरा घर है यहाँ पे, मेरा वोटर कार्ड है सर यहाँ का, जम्मू का ही मेरा वोटर कार्ड है, तो चाहे तो आपको कॉपी भेज दूं। नहीं, मैं वो बात नहीं कहता हूँ। आम जो कोर ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि जो बाहर रहते हैं वो शायद कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं, अगर फिलहाल ऐसा करें। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपकी नोटिस में ये चीज लाता हूं कि आप इसकी एक रेजोल्यूशन पहले पास कीजिए और सबों को एक साथ बिठा के, मेरी भी अगर जरूरत पड़ेगी मैं भी आपके साथ। योगी जी आपका सजेशन सर आंखों में। अनीता जी आप कुछ बोलने वाले थे? अनीता जी आपको बहुत सीखना है, जी बहुत आगे बढ़ना है, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि अब आप एनसी छोड़ दीजिए और पार्टी का राकेश जी, अनीता जी को बोलने दीजिए। राकेश जी, ये पार्टी है योगी जी। जो डिबेट होता है वो उन लोगों से करवाया जाता है जो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में होते हैं, जिनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, खासकर हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, उनको उस चीज का उतना वो नॉलेज नहीं होता, फिर भी वो डिबेट्स में आते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही योगी जी ने कि जम्मू कश्मीर का ही जो है, जो खास तौर पे यहाँ हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, बेंगलोर से सियासत करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं। बेंगलोर या मुंबई में बैठ के वो क्या डिसाइड करते हैं? बड़े बड़े डिबेट्स में आना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो योगी जी को भी पता है, मैं कोई जाती तौर पे योगी जी को टारगेट नहीं कर रही थी, मैं एनसी के एक खिलाफ बात कर रही थी। मुझे पता है योगी जी वहां पे ग्राउंड पे कार्य करते हैं। योगी जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि जो हमारे डिबेट्स में बहुत हमारे कम्युनिटी के भाई आते हैं, जो कोई बेंगलोर से आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई कहाँ, उनको मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, कितना ग्राउंड पे आप कश्मीर में काम करते हैं? उन कम्युनिटी के भाई बहनों के लिए जो आज मुसीबत में है। डिबेट्स में आना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पे राकेश जी आप बिल्कुल आप ऐसा अभी पहल कीजिए, क्योंकि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने तो शायद आपको आज पहली बार देखा है, माफ कीजिएगा, तो हम इसमें आपको ग्राउंड पे आने की जरूरत है। ये ना हो कि अगर हमारी कम्युनिटी आज इकट्ठी नहीं हुई तो भविष्य में हम फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इस टाइम हमारी कम्युनिटी को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, क्योंकि जो आज हमारी कम्युनिटी की सिचुएशन हो रही है, कोई कहीं बिखर रहा है, कोई कहीं बिखर रहा है, हमें एकजुट होके अपने समाज को बचाना है। हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे? मुझे बिल्कुल पता है योगी जी का बेटा कोविड काल में बहुत ग्राउंड पे उसने काम किया, उस बच्चे को मिलकर जी बिल्कुल, मैंने हर एक जगह देखा, उसने हर एक हॉस्पिटल में कोविड पेशेंटों को किस तरीके से वो केयर कर रहा था। उसके लिए हम उसको सल्यूट करते हैं। हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हम उनको आगे क्या जवाब देंगे? बिल्कुल हमारे को काम करना है, जम्मू कश्मीर अपनी कम्युनिटी से काम करना है, ना कि टीवी चैनलों पे बैठ के बेंगलोर या मुंबई से डिबेट करना है। अनीता जी मैं सॉरी, विद योर परमिशन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूं मैडम। शायद आपसे आज इंटरेक्शन हुए, थैंक्स टू रोहित जी। मैं ऑलरेडी मैडम पिछले 15 साल से संजय जी से टच में हूँ। मैं 2 महीने पहले संजय जी के साथ मिला भी था, और उनकी जो इंदिरा नगर में घर है वहां पे रात को रुका भी था, और वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस। मैं संजय जी को इस वीडियो के माध्यम से सल्यूट मारता हूँ। मैं संजय जी को जब से उन्होंने पहला इलेक्शन अफाकदल में लड़ा है तब से संजय जी के टच में हूँ। मैं उस आदमी को एडमायर करता हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला, कथनी और करनी में बहुत अंतर है मैडम। टीवी पे डिबेट करना और कश्मीर में काम करना बहुत अंतर है मैडम। मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। इसमें लास्ट में इस टॉपिक को एंड करूंगा। ये नहीं, अभी एंड नहीं हुआ है राकेश जी, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ है, मेरे सवाल बाकी है। टीवी के एंकर बन चुके हैं, उनकी टीआरपीयां बढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि वो आए मेरे साथ लाल चौक में बात करें, मेरे साथ आके प्रताप पार्क में बात करें, मेरे से आके जम्मू में बात करें। देखिए, हमारे कम्युनिटी के में काम करने की जरूरत है। जो जिस तरीके से आज हमारे बच्चे वहां मुसीबत में है ग्राउंड पे, जैसे योगी जी अभी फाइट करें, मैं पर्टिकुलरली योगी जी की बात कर रही हूँ, नहीं एनसी की, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और यही कहती रहूंगी कि आज कश्मीरी पंडितों की यह हालत है बिकॉज ऑफ एनसी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वजह से है। और स्पेशली जो आज हम लोग बिखरे हुए हैं, उस टाइम जब हमें जरूरत थी तब ये सत्ता में थे, ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उस टाइम इन्होंने आंखें मूंद ली, जो चलो हमारी कम्युनिटी के लोग वहां मर रहे थे या अपना लंदन में एंजॉय कर रहे थे।
अनिता जी अभी मैं एक इम्पोर्टेंट बात, देखिए देखिए अभी अभी पार्टी से भी कि अभी जो जम्मू कश्मीर में सिनेरियो बन रहा है, एनसी पीडीपी हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड। मैंने ग्राउंड पे देखा है, संजय जी तो खैर कश्मीर में महीने में 15 दिन 20 दिन होते हैं, मैंने खुद उनसे मिला हूं, मैंने उनको खुद काम करते हुए देखा है। दिस इज द राइट टाइम फॉर लाइक माइंडेड पीपल टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, लेट अस फॉर्म अ थर्ड फ्रंट, और हम लोग इकट्ठे योगी जी के मार्गदर्शन से जो कम्युनिटी के लिए रियल काम करना चाहते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। वहाँ हबकतुल कानून उनसे में काम नहीं करने दे रही है। उसने कितने कश्मीरी देखो पंडितों के घर वहाँ डिस्ट्रॉय देखो किए। आप गलत बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने उस पोस्ट पे उसने अनीता कमेंट जी भी किया था, लेकिन शमीमा फिरदौस ने वहाँ कितने कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी को सेल किया इलीगल आप तरीके से। झूठ क्यों कह रहे हो, आप झूठ क्यों कह रहे हो, गलत वो क्यों कह शमीमा रहे हो? जी क्यों कभी को भी अनीता योगी जी से टाटा शमीमा ने कोई गलत काम नहीं किया है। आप एनसी का राज बदला दिए, आप एनसी करके क्या, कब तक आप छाती पीटोगे? ये सबक मत सिखाइए, उसके लिए कानून है, उसके लिए अनिता जी मैंने सबको मौका दिया, अभी मेरी बात सुनिए, अभी मैं बोलना चाहूंगा। योगी जी अभी मैं बोलना चाहूंगा। योगी जी अनिता जी प्लीज, योगी जी अनिता जी मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। योगी जी अनिता जी मेरे को बोलने दीजिए। अनिता जी एक मिनट, अनिता जी एक मिनट प्लीज। अनिता जी इस डिबेट का फिर अंत नहीं होगा, एक मिनट मेरे कुछ सवाल है। योगी जी प्लीज, योगी जी मेरे सवाल सुनिए, मेरे सवाल सुनिए। अनिता जी 2 मिनट आप मुझे भी टाइम दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए हमने कल बात की थी ऑन ग्राउंड आके, अगर सच में कोई कम्युनिटी का भला करना चाहेगा, जैसे मुझे पता है योगी जी भी ऑन ग्राउंड कश्मीर में होते हैं, आप भी होते हैं, संजय जी भी होते हैं, जो भी होता है, और हमारे राकेश जी भी कश्मीर में थे, ऐसा जुटलाया नहीं जा सकता। ये बहुत टाइम कश्मीर में रहे और इन्होंने अपना जो भी ऑन ग्राउंड वर्क काम करना है थे। मेरा ये मानना है कि अगर सच में किसी को दर्द है कम्युनिटी का, वो चाहता है कम्युनिटी का भला करना, उसे ऑन ग्राउंड कश्मीर आके काम करना चाहिए, ना कि दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी, मैं जगह का नाम ही लूंगा, वहां बैठ के भाषण देने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट एक सवाल मैं आप तीनों से करना चाहूंगा, वो सवाल मेरा ये है कि हमारे एक व्यूअर है, वो बहुत ही रिनाउंड हमारे एक आर्ट फर्टेनिटी से जुड़े हुए म्यूजिक कंपोजर सिंगर है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, कुलदीप सब्रू जी। सब आप उनको जानते हैं। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया आज, क्योंकि उन्होंने कल का डिबेट देखा, उन्होंने बोला कि हाँ वाकई में एक ऐसा डिबेट हो रहा है जहां कुछ रिजल्ट्स आने के बाद लगता है कि कुछ होने वाला है, और बहुत इंप्रेस हुए थे वो डिबेट से। उन्होंने अपनी एक सजेशन रखी थी, उन्होंने एक राय रखी थी। मुद्दा है कुछ लोग बोल रहे हैं हमें होमलैंड चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं वन प्लेस सेटलमेंट चाहिए। उनका एक मुद्दा है, उन्होंने मुझे बोला कि आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा, ये आप तीनों से सवाल है, क्यों हम किसी का वेट कर रहे हैं? उमा नगरी में 100 कनाल से ज्यादा जमीन है मंदिर के पास, ये योगी जी आपको पता होगा। उनका कहना है क्यों नहीं वहीं सब कश्मीरी पंडित जाके बस जाते। क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, रास्ता नहीं है? क्यों हम इंतजार कर रहे हैं? हमें गवर्नमेंट जब लैंड आइडेंटिफाई करेगी, वो बोलेगी, फिर क्यों नहीं यहां से? देखिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। आप इस चीज को जुटलाइए मत कि गवर्नमेंट को ही ऊपर हमें थोपना सब कुछ। आप भी गवर्नमेंट के काम में योगदान दे सकते हैं, आप भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। क्या योगी जी, अनिता जी, राकेश जी, आप तीनों से ये सवाल है, क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि वहां 100 कनाल की जमीन में ऐसा कुछ हो, एक सेटलमेंट हो सब कश्मीरी पंडितों की? क्योंकि जमीन तो है, जमीन आइडेंटिफाई है, जमीन है, लेकिन पहल कौन करेगा? योगी जी, रोहित जी पहले योगी जी, राकेश जी, योगी जी प्लीज, योगी जी बोलिए। ठीक है योगी जी। देखो आपने जो ये 100 कनाल जगह की जो बात की है, सबसे पहले उमा नगरी की जो पहली घंटी और पहली पूजा और उसका द्वार जो खुला है, ये 2014 में कि 2009 में, ये मुझे पूरा याद नहीं है, जब क्योंकि मुट्ठी में हमारी जो अपर्णा, जो हमारी बहन जब कश्मीर आई, मटन आई, मैं वहां का प्रेसिडेंट था।
और मेरे साथ जो जी। मेरे जनरल सेक्रेटरी जो थे वो वीर जी पंडिता साहब थे, और वो वहां पर 2-4 दिन रही। और उस वक्त भी आपको पता ही है हालात उस तरीके के ठीक नहीं थे, और वो मेरे पास आके 2 दिन रही, और उसने उनके मन में ये विचार आया कि हम उमा नगरी जाएंगे, क्योंकि वो उमा नगरी की ही एक वक्त है, और वो एक सेवा भाव में उमा माता का ही उन्होंने यहाँ मुट्ठी में भी एक मंदिर उनका बनाया है। तो मैंने पूरी अपनी वर्किंग बॉडी के और पूरी बरादरी के लोगों को वहां से गाड़ियां और बस करके हम उमा नगरी गए, और वहां साफ सफाई जी। पूजा वूजा वगैरह की। लेकिन जो आपका सवाल है, कश्मीर तो सारा हमारा है। जो 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 सप्रू साहब ने जो ये सजेशन दी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उमा नगरी 100 कनाल जगह के साथ साथ हजार हजार कनाल हमारे बहुत सारे मंदिरों की लैंड है, बहुत सारी जगहों की जगह जो है वो 500 कनाल, 300 कनाल, 1000 कनाल से कम तो कहीं जो उमा नगरी को ही उन्होंने जो चुना। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कश्मीरी पंडित कश्मीर जाएगा अपने चुने हुए टाइम पर, जब वहां के हालात वैसे जब वहां हालात ठीक होंगे, और कश्मीरी पंडित होल कम्युनिटी के साथ हमारे जितने भी लीडर, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो सोशली हो, उनके साथ जब तक बैठ के पूरे हमारी जो जगटी टाउनशिप और जितने भी कैंप है, जिन लोगों ने वहां जाना है, ये सही बात कही मेरी बहन अनीता जी ने, जो कश्मीर को 47, 53, 70, 76 उनका भी कश्मीर है। हम नहीं कहते उनका कश्मीर नहीं है, लेकिन जो नेशनल चैनलों पर जो बातें करके जो कश्मीर का दावा, या कश्मीर के जो कश्मीरी पंडितों के जो ठेकेदार बने हैं, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, कश्मीर में मैं क्या कहते हैं सप्रू साहब को ये जरूर कहूंगा, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन कश्मीर सारा हमारा है। कश्मीर के हालात जो आज पीएम पैकेज के बच्चों के साथ, इस पर भी बहुत सारे दुविधा में हम लोग फंसे हुए हैं। इसमें भी कई सारे पेज जो है उस तरीके के फंस गए हैं कि कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के बच्चों ने 10-12 साल से जिस तरीके से वहां सर्विस कर रहे हैं, और जिस तरीके से माइनॉरिटी को सॉफ्ट टारगेट पीछे 10-20 दिन पहले बनाया गया, और उनके डिपार्टमेंट के लोग, बड़े अथॉरिटी के लोग, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने ही उनको कहा कि आप 8-10 दिन के लिए जाइए। और आज इसके लिए भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति की रोटियां सीख रहे हैं। मैं उनको भी एक चीज कहना चाहता हूं कि आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, आप उनको अकोमोडेशन नहीं दे पाए, और उनकी वकालत करना और उनके ऊपर डिबेट करना, इस वक्त हमें एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए उनके साथ, चाहे वो अनीता जी, मैं आपसे योगी जी मैं पहले अनीता जी से वो जवाब चाहता हूं जो मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब अनीता जी आप बताइए, फिर आगे अनीता जी। देखिए रोहित जी, आपको भी पता है कि एलजेपी हमारी कम्युनिटी के लिए हमेशा आगे आई है, क्योंकि ये आगे आपके बात की सेंसिटिव सवाल है, ये सेंसिटिव सवाल है। अभी कश्मीर वापस जाना, ये पॉलिटिकल पार्टियों के एक इश्यूज है, ये कश्मीरी पंडित खुद अब इसके लिए कोई डिबेट नहीं कर सकते। कश्मीर हमारा है, ठीक है, हमें वहां की जो हमारी धरती है वहां से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग हमारे फैसले नहीं कर सकते। हमें कब जाना है, कैसे जाना है, एक आम कश्मीरी कम्युनिटी का जो मेंबर है वो डिसाइड करेगा। जो हमारे कैंपू में भाई बहन रहते हैं या जो हमारे कैंपू से बाहर रहते हैं वो डिसाइड करेंगे उनको किन शर्तों पे जाना है, उनको किन सिचुएशन में जाना है। वो एक कोई भी हमारे ऊपर दबाव नहीं कर सकता कि हमें वो होमलैंड चाहिए या ये चाहिए। हम अपनी शर्तों पे कश्मीर जाएंगे जब हमें अपना सेफ लगेगा वहां पे, जब हमें लगेगा कि हम वहां पे खुली आजादी में सांस ले पा रहे हैं, हम अपनी शर्तों पे जाएंगे। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। कश्मीर आज भी हमारा है, कल भी हमारा है, क्योंकि हमने कश्मीर के लिए
हम हमेशा कश्मीरी कम्युनिटी जो है हमेशा एक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फेवर करती आ रही है। अगर आज हमारी माइग्रेशन हुई है, हमने हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दिया है, ठीक है। आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के लिए या कोई भी हमें सजेशन देगा कि वहां पे लैंड है या वहां पे हमें ठीक है, ओके, उनको अच्छा लगा, लेकिन ऐसी ऐसी लैंड बहुत जगह है, जैसे योगी जी कह रहे हैं निशात में हमारी गणपत यार की लैंड है, और भी बहुत जगह हमारी जमीनें हैं जहाँ पे लेकिन हम अपनी मर्जी से बसेंगे, कहाँ बसेंगे? हमें पिंजरों में नहीं रहना है, हमें आजादी चाहिए। जैसे हम आजाद कश्मीर में पहले थे, जैसे हमें आजादी पहले कश्मीर में थी, हम अपनी शर्तों पे जाएंगे, किसी के दबाव में नहीं जाएंगे। जो आज वहां पे हमारे बच्चों के साथ हो रहा है इस तरीके की, क्या गारंटी है भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा? हमें अपनी आजादियों पे इस चीज को, हमें एक पॉलिटिकल जो हमारा एक अपना लालच है उसको छोड़ के एकजुट होके डिसाइड करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी चाहिए कि हमें किस तरीके से वहां वापस जाना है। हमारी रिहेबिलिटेशन और हमारी रिटर्न पॉलिसीज उनके पास क्या है, वो हमें क्या दे रहे हैं रिटर्न पॉलिसी में? जब हम उन शर्तों, जब हमें उनकी वो चीजें ठीक लगेंगी, हम अपनी शर्तों पे जाएंगे। कुछ लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे हमें कब जाना है कब नहीं जाना है। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी है, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में? जो सप्रू साहब ने बोला है कई हद तक वो सही बोल रहे हैं। मैं योगी जी या मेरी बहन वनिता जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम जाएंगे, इज्जत से जाएंगे, शान से जाएंगे, सीना ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके जाएंगे। लेकिन ये जो अभी आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, 32 साल हो गए हमें, खासकर 2014 से हम इसी आशा में बैठे थे कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, हमारे लिए कभी हमको दावे किए गए सैटेलाइट टाउन्स में बसाएंगे, कभी कुछ किया। फिर बाद में लास्ट टाइम जब मैं श्रीनगर में था 2 महीने पहले, तो एक एलजी साहब का स्टेटमेंट आया गया कि 6 जगह इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी है, जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज है वहां पे, उनको वहां पे ट्रांजिट कैंपों में बसाया जाएगा। तो क्या कश्मीरी पंडित एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए वहां पे भेजा जा रहा है? चाहे हमारे अभी कुछ लोग गए हैं वहां पे, तो टेस्ट करते हैं कि एक बार पंडित को भेज के देखें कि कितनों को मारेंगे। दे आर टेस्टिंग। जैसे कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो सबसे पहले चूहों पे टेस्ट की जाती है। हमारी कम्युनिटी का हाल ये हो गया है, जितनी भी 32 साल में पॉलिटिकल पार्टीज आई है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट बीजेपी, वो कश्मीरी पंडित को वहां धकेलती है, चाहे वो पीएम पैकेज हो, चाहे वो आपके अभी जो पार्षद गए हैं हमारे वहां पे 30-32, जिसमें से 2 बेचारे हमारे शहीद हो गए कांग्रेस से, सॉरी नेशनल कांग्रेस से, और एक बीजेपी से। तो हम इन्हें क्लिनिकल ट्रायल कब तक करवाते रहेंगे अपने ऊपर? मैं सप्रू साहब के आइडिया से बिल्कुल सहमत हूं कि हम वेट करेंगे कि गवर्नमेंट, ये हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद ही को कर बोलो जितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। हम तो रजा ही ढूंढ रहे हैं, हम रजा थोड़ी ढूंढ रहे हैं। उनका सजेशन बिल्कुल सही है। अगर आज ललदत की भी हम सुनो कि अशास्त्रोमसगांव, व्हाई डोंट वी फॉरगेट कि बिफोर दिस माइग्रेशन हम अपने पूर्वजों से ये सुनते थे कि देयर वाज अ टाइम कशीर रूट का आकर, कि उन्हें हम धीरे धीरे करके ये अगर उन्होंने कोई सजेशन दिया है, हमारे 100 कनाल पड़ी है, हमने इतने भवन बना दिए, हम कश्मीर में सारे मंदिर और भवन छोड़ के आए हैं, आज उनको देखने वाला नहीं है कोई। आज आप दिल्ली जाइए, फरीदाबाद जाइए, गुड़गांव जाइए, अंबाला जाइए, बेंगलोर जाइए, हर जगह आपको भवन मिलेंगे जी। आज हर जगह आपको आश्रम मिलेंगे। मैं जम्मू में इतना आश्रम देखता हूँ कि इतना हमारे कश्मीर में नहीं हुआ करते थे। इतना रिसोर्सेज समाज के पास कि उन्हें एक सोसाइटी मिल जाए। जी बिल्कुल बंदी करो वहां पे, पीपल हैव मनी टू बाय, करके जैसे इजराइल में वापस आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने बंदूक उठानी है, 1 जाएगा 2 जाएगा, आग गई का। जब हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि कशीर रूट का कर, क्या हम इतने बुजदिल है कि हम 32 साल में वो 11 घर नहीं बसा पाए वहां पे? एंड वी आर एट द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट। मेरे से आप नोट कर लो, अगले 50 साल आप वेट कर लो कि आपको गवर्नमेंट वहां पे एयरलिफ्ट करेगी और वहां पे आपके लिए वहां पे रनवे बनाएगी, आपके लिए वहां पे एयरपोर्ट खोलेगी और आपको वहां पे बसाएगी। कम्युनिटी हैज टू टेक द इनिशिएटिव। आई वेलकम द सजेशन ऑफ मिस्टर सप्रू एंड वी शुड गो एंड आई विल टेक अ लीड। आई विल हैव अ मीटिंग विद हिम। मैं सप्रू जी को कश्मीर से जानता हूं, दो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद म्यूजिक आल्सो, तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा इस डिबेट के बाद। ही हैज गिवन अ वेरी गुड सजेशन।
राकेश जी, मैं अभी अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो कम्युनिटी में अभी एक एक पहल स्टार्ट हो गई है, जैसे कल आपने डॉक्टर संदीप बावा जी और संजय सराफ जी को सुना, और वो ऑन ग्राउंड है। इस डिबेट करने का टीआरएन का मकसद सिर्फ ये था कि सब लोग ऑन ग्राउंड अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा एक है, मकसद एक है। तो क्यों ना सब एक साथ काम करें, एक ही मुद्दे को लेके काम करें। टीआरएन का बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी हमारी कम्युनिटी जी, बचेगी। बिल्कुल मैंने रोहित जी कल का डिबेट देखा, जिसमें जी। संदीप मावा जी भी थे, उसमें संजय जी भी थे, एंड आई एग्री व्हाट दे हैव सेड, एंड आई एम ऑलरेडी इन टच विद संजय जी, से मेरी बात होती रहती है ऑन एंड ऑफन। हम लोग आपस में जी। शेयर भी करते हैं अपने थॉट्स, और कश्मीर में भी हम लोग मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस फाइट इज नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, दिस फॉर द कम्युनिटी कॉज। वो भी वहां पे इतने सालों से बिल्कुल काम कर रहा है इसको रिस्क में डालते बिल्कुल हुए। बिल्कुल। तो तो मैं आज ही राकेश जी, संजय समय दोबारा की बात कमी करूंगा। है, इसलिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, और मैं ये जरूर बताऊंगा कि टीआरएन का मकसद सिर्फ एक है, कि कोशिश है कि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाएं, क्योंकि मकसद एक है। सिंपल सी बात है, एक ही मकसद के पीछे सब कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। अगर सब लोग एक होके ऑन ग्राउंड, क्योंकि मैंने कल भी बोला, जो लोग ऑन ग्राउंड नहीं है वो इस मकसद के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड जाके काम करें और एक ही मकसद के पीछे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीआरएन में समय देने के लिए, और उम्मीद है आप भी बहुत जल्द ऑन ग्राउंड जाके सिचुएशन को समझेंगे और वहां का संज्ञान लेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज़। Keep it up, जय keep it माता up. दी। We are with you. We are with you.